चाहते रहे और अपने जवाब से डिग नहीं रहे। कुछ सवालों के जवाब से तो कुछ अहम खुलासे भी हुए, लेकिन कुछ अहम सवालों पर उनकी चुप्पी बहुत कुछ कह जाती है। अभी उनसे पूछताछ जारी है। फॉरेंसिक टीम भी लखनऊ से जांच करने के लिए पहुंच रही है और न्यायिक आयोग भी प्रयागराज पहुंचकर जांच में जुटा है, जो पुलिस की भूमिका की भी जांच करेगा। हत्या, साजिश और सरेंडर, इस पर हम अपने खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक खास रिपोर्ट देखते हैं। अतीक अहमद और अशरफ की हत्या मामले में पुलिस के सवालों के घेरे में तीनों आरोपी हैं, जिनसे पुलिस तमाम सवालात कर रही है। कुछ के जवाब चौंकाने वाले हैं तो कुछ सवालों के जवाब गोलमाल आ रहे हैं। शूटर सनी ने पूछताछ में खुलासा किया है कि उन्हें हथियार दिल्ली के जितेंद्र गोगी गिरोह से मिले थे। एनसीआर कनेक्शन के चलते ही गोगी गैंग ने एनसीआर चैनल की आईडी, बड़ा कैमरा और आई कार्ड दिया था। 12 अप्रैल को ये तीनों लखनऊ से प्रयागराज बस से पहुंचे थे और 13 अप्रैल को कोर्ट में पेशी के दौरान ही अतीक की हत्या करना चाहते थे। ये तीनों ही कॉलविन अस्पताल से 1.5 किलोमीटर दूर रेलवे स्टेशन के पास ही एक होटल में रुके थे। अतीक हत्याकांड के तीनों आरोपियों की पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर होने के बाद उन तीनों आरोपियों से इस वक्त प्रयागराज पुलिस लाइन में एसआईटी की पूछताछ जारी है। देखा जाए तो एसआईटी के पास इस हत्याकांड से जुड़े सवालों की एक लंबी फहरिस्त है और अब तक सूत्र बता रहे हैं कि तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा सवाल तीनों आरोपियों लवलेश तिवारी, अरुण मौर्य और साथ में सनी सिंह से एसआईटी पूछ चुका है। हालांकि इसमें मुख्य रूप से अगर हम देखें तो एसआईटी की यही अभी कोशिश है कि सबसे पहले पता लगाया जाए कि जो हथियार इस्तेमाल किए गए इस हत्याकांड में, वो हथियार इन तीनों आरोपियों को कहां से मिले थे। पुलिस ने शूटर्स के लिए सवालों की लंबी फहरिस्त बनाई थी, जैसे तुम तीनों कब से साथ हो, एक दूसरे के संपर्क में कैसे आए, प्रयागराज कब आए, हत्या की प्लानिंग कब की थी, प्रयागराज में कहां रुके थे, क्या प्रयागराज के किसी लोकल ने मदद की थी, अतीक अशरफ के अस्पताल आने की सटीक सूचना कैसे मिली, क्या किसी मीडिया कर्मी के भी संपर्क में थे, कैमरा और माइक आईडी कहां से मिली, इससे पहले प्रयागराज कितनी बार आए थे, अस्पताल में सुरक्षा होने के बाद भी ये कदम क्यों उठाया, पुलिस जवाबी फायर करती तो क्या प्लान था तुम लोगों का, क्या इससे पहले भी किसी बड़ी वारदात में शामिल रहे हो। लेकिन ये तीनों आरोपी भले ही कम उम्र के हों, लेकिन जवाब देने में घाघ हैं। कई बार पूछने के बाद भी इनके जवाब नहीं बदल रहे हैं। पूछताछ में आरोपियों ने जवाब दिया कि जराइम की दुनिया का बड़ा नाम बनना चाहते थे, इसीलिए अतीक अशरफ की हत्या की। लॉरेंस को अपना आदर्श मानते हैं, लेकिन अतीक को निशाना बनाने के सवाल पर चुप्पी साध गए। हत्याकांड के मास्टरमाइंड के सवाल पर भी इन्होंने गोलमाल जवाब दिया। तीनों आरोपियों से पुलिस ने अलग अलग पूछताछ की और तीनों ही आरोपियों के जवाब एक दूसरे से काफी अलग मिले। इस केस को सॉल्व करने के लिए एसआईटी लखनऊ की फॉरेंसिक टीम की मदद लेगी, जो आज प्रयागराज पहुंच रही है और मौके पर जाकर क्राइम सीन रिक्रिएट कर सकती है। आज जुडिशियल कमीशन के सदस्य भी प्रयागराज पहुंच रहे हैं, जिनका गठन सीएम योगी के निर्देश पर हुआ था। तो ये तमाम सवाल हैं जो एसआईटी की तरफ से इन तीनों आरोपियों से पूछे गए। हालांकि इस बात की अब गुंजाइश है कि जहां पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, वहां पुलिस रिक्रिएशन भी करवा सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट सेवुल के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, प्रयागराज। चलिए चर्चा के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान कनेक्ट हैं, उनका तारुफ करा दे। वेदभूषण शर्मा सर, पुलिस के पूर्व अधिकारी, और साथ साथ हमारे साथ एक और खास मेहमान हैं, उनका तारुफ आपसे कराएंगे। लेकिन संवाददाता अविनाश सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, मौका वारदात पर है। अविनाश, क्या जानकारी है? एसआईटी की टीम, जुडिशियल कमेटी जो है, इसके साथ साथ फॉरेंसिक टीम लगातार जांच को आगे बढ़ा रही है। बिल्कुल आयुष, देखिए, अब से थोड़ी देर पहले एसआईटी और एफएसएल की टीम पहुंची थी और इस वक्त सरकार ने जिस न्यायिक आयोग का गठन किया है वो टीम यहां पर घटनास्थल पर मौजूद है। चूंकि मैं कॉलविन हॉस्पिटल, जहां पर अतीक और अशरफ को गोली मारी गई थी, वहीं पर मौजूद हूं। यहां की तस्वीर आपको दिखा दूं। चूंकि जो न्यायिक आयोग के तमाम सदस्य हैं वो यहां पर चूंकि उनको ब्रीफ किया जा रहा है। देखा जाए तो पुलिस के जो तमाम अधिकारी हैं इस पूरे मामले से जुड़े हुए, जो इस मामले की जांच कर रहे हैं, और जो एसआईटी के लोग हैं
वो न्यायिक आयोग की टीम को घटना का पूरा ब्यौरा दे रहे हैं। चूंकि तकरीबन 10 से 15 मिनट का वक्त हो चला है। देखिए, इस न्यायिक आयोग में 2 रिटायर्ड जज को रखा गया है और साथ में एक पूर्व आईपीएस को। तो ये टीम चूंकि यहाँ पर पहुंची हुई है और घटना की एक एक जानकारी की किस तरीके से यहाँ पर अतीक और अशरफ को मेडिकल चेकअप के लिए लाया जाता है, जहां पर मीडिया कर्मी पहले से मौजूद थे और उन्हीं मीडिया कर्मी में जो हत्यारे थे पहले से वो छुपे हुए थे, जिन्होंने अचानक से अतीक और अशरफ पर हमला किया और गोली मारकर हत्या कर दी। तो तमाम जो घटनाक्रम रहे उस दिन के उसे ब्रीफ किया जा रहा है, उसे समझाया जा रहा है न्यायिक आयोग की टीम को। हालांकि देखा जाए तो जिस तरीके से इस घटना के बाद उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल खड़ा किया गया, सरकार पर विपक्ष ने हमला बोला और तब सरकार ने इस न्यायिक आयोग का गठन किया था, जिसमें 2 रिटायर्ड जज को रखा गया और एक पूर्व डीजीपी को रखा गया, सुरेश कुमार सिंह को। तो ये पूरी टीम इस वक्त यहाँ पर मौजूद है कॉलविन हॉस्पिटल, जहां पर अतीक और अशरफ की गोली मारकर उस रात हत्या की गई थी। और यहाँ पर चूंकि देखिए, ये जो टीम थी अंदर हॉस्पिटल में भी गई थी, अंदर जो हॉस्पिटल के कर्मचारी हैं, जो यहाँ के सीएमएस जो डॉक्टर्स हैं, उनसे न्यायिक आयोग ने भी पूछताछ की है। जो अविनाश भाव है वहां जो पुलिस अधिकारी ब्रीफ कर रहे हैं, क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप सुन समझ पा रहे हो आज, चूंकि आप बहुत करीब है वहां? देखिए, बेसिकली आयुष आपको बता दें कि दरअसल जो न्यायिक आयोग की जो जांच का जिम्मा है, चूंकि जो इस घटना को लेकर सवाल खड़े किए गए सरकार के ऊपर, पुलिस की टीम के ऊपर, उस पूरे मामले की न्यायिक आयोग जांच करेगा कि क्या इसमें पुलिस की लापरवाही है, क्या कोई साजिश है, या फिर जो कुछ चीजें सर्कुलेट की जा रही हैं तो उसकी आखिर सच्चाई क्या है। देखिए, जो न्यायिक आयोग की टीम है, हर हाल में जो तीनों शूटर हैं जो इस वक्त पुलिस की रिमांड पर हैं और जिनसे एसआईटी कल से ही पूछताछ कर रही है, उनसे भी न्यायिक आयोग की टीम की पूछताछ होगी। देखिए, आकाश कुल्हरी यहाँ पे जो कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं और साथ में जो दूसरे प्रयागराज के पुलिस अधिकारी हैं, वो इस घटना को ब्रीफ कर रहे हैं। आप सामने तस्वीर देख सकते हैं, जो रिटायर्ड जज हैं उनको ब्रीफ किया जा रहा है, साथ में जो पूर्व एक आईपीएस अधिकारी हैं जो इस न्यायिक आयोग के सदस्य हैं, जो टीम गठित की गई है, उनको ब्रीफ किया जा रहा है। तो पुलिस की कोशिश यही है कि उस रात की एक एक घटना को बताई जाए इनसे कि किस तरीके से अशरफ यहाँ पर पहुंचे, उस वक्त समय क्या हो रहा था। और जी बिल्कुल अविनाश, आप बने रहिए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे थे, हमारे संवाददाता अविनाश उसी कॉलविन हॉस्पिटल में मौजूद हैं जहां पर इस समय न्यायिक आयोग की टीम पहुंची है और जिस हॉस्पिटल के इस कैंपस में ही अतीक और अशरफ का उस दिन मर्डर किया गया। शशि गुप्ता जी मनोवैज्ञानिक भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। लेकिन माफिए साक्षी गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साक्षी, बहुत स्वागत है। वेद सर, पहला सवाल आपसे ही है कि आखिर किन पहलुओं को लेकर आयोग की प्राथमिकता होगी, चाहे वो पुलिस के रोल की बात की जाए, एक मीडिया कर्मी का किस तरह से वो भेष धारण करते हैं, कहां से उनको अतीक के मूवमेंट की जानकारी मिली, ये तमाम सवाल तो होंगे ही, लेकिन सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी आयोग की? देखिए आयुष, जब कोई कमीशन, कमेटी, मजिस्ट्रेट इंक्वायरी या जुडिशियल इंक्वायरी का गठन किया जाता है तो उसको एक सब्जेक्ट दिया जाता है, उसको बताया जाता है किन विषयों पर उसको अपनी जांच करनी है, क्या क्या उसके पहलू होंगे, क्या उनकी लिमिटेशंस होंगी। क्योंकि इसमें एक कमीशन एंड इंक्वायरी एक्ट में जांच नहीं है, उसमें एक अनलिमिटेड पावर्स होती हैं, परंतु जुडिशियल इंक्वायरी में रिटायर्ड जस्टिस हैं, इनका अपना एक कार्य क्षेत्र है जिसके तहत इनको तमाम पक्षों पर जानकारी हासिल करनी है और अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है। एक टाइम बाउंड प्रक्रिया है, कितने टाइम के अंदर रिपोर्ट देनी है। तो तमाम जो पक्ष हैं जो शूट आउट से जुड़े हुए हैं, अतीक और अशरफ की शूट आउट से जुड़े हुए हैं, तमाम पक्षों को वो जुडिशियल कानूनी तरीके से देखेंगे कि कहां तक उसमें पुलिस तो जो एसआईटी का एक इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है, 2 एसआईटी का गठन किया गया, एक लोकल लेवल पर, एक प्रदेश के स्तर पर डीजीपी ने गठन किया था, एक फॉरेंसिक टीम भी वहां पहुंची, उनसे कितना डिफरेंट होता है ये जुडिशियल प्रोसेस जो है आयोग का? जो एसआईटी है वो एक पुलिस की टीम है, पुलिस को इन्वेस्टिगेशन, जो केस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, चाहे वो अतीक और अशरफ के जो शूट आउट हुआ है उससे रिलेटेड इश्यूज पर इन्वेस्टिगेशन करेगी। क्योंकि इसकी रेमिफिकेशन इंटर स्टेट है, इसलिए एक अलग से एक एसआईटी बनाई गई है, दूसरे स्टेट में भी जाकर वो जांच कर सके कि जो जांच का दायरा है अब वो केवल यूपी तक नहीं रह जाएगा, उसका जांच का दायरा पंजाब तक जा रहा है, उसका जांच का दायरा आईएसआई पाकिस्तान तक जा रहा है। तो तमाम जो लिंक्स को एस्टेब्लिश करना, जो कानूनी प्रक्रियाओं के एक जो जुडिशियल इंक्वायरी है उसका पर्पस दूसरा,
उसका पर्पज केवल ये देखना है कि क्या कानून के आधार पर जो कुछ भी उस दिन हुआ, शूट आउट हुआ, जो तीनों लड़के जो पत्रकार के रूप में आए थे उन्होंने किस तरह से शूट आउट किया, वो उनकी जिम्मेदारी है कि उसमें व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या सच्चाई थी, क्या गलत हुआ, क्या ठीक हुआ। परंतु जो पुलिस की एसआईटी इन्वेस्टिगेशन है उसका काम है कि तमाम पक्षों पर इन्वेस्टिगेट करना कि ये लोग किसके कहने पर ये काम कर रहे थे, क्या क्या सीसीटीवी फुटेज बिल्कुल अवेलेबल है, क्या क्या। और जानकारी मिली कि 40 कैमरे से जुड़े जो फुटेजेस था आसपास के प्रयागराज में उन्हें भी खंगाला जा रहा है। बिल्कुल के रूप में उनको इस्तेमाल करना। ठीक है साक्षी जी, सवाल यही है, 19 वर्ष का, 22 वर्ष का, एक 23 वर्ष का आरोपी है। इस उम्र में इतने बड़े माफिया जिसका लगभग 45 साल तक का आतंक रहा है प्रयागराज समेत यूपी और कई राज्यों में, उसको मार देने का ये साहस कहां से इनके अंदर आया? विदेशी पिस्टल और तमाम चीजों को लेकर तो इन्वेस्टिगेशन हो ही रही है कि कहां था, लेकिन क्या कहता है मनोविज्ञान इसको लेकर कि इतनी कम उम्र में इस तरह का दुस्साहस कहां से इनके जहन में आ सकता है? मैं कहना चाहूंगी कि साइकोलॉजिकली एक कॉन्सेप्ट है कंडक्ट डिसऑर्डर। इस तरह की मेंटालिटी को हम कंडक्ट बिहेवियर के नाम से भी जानते हैं। इस तरह की मेंटालिटी में लोगों को ये लगता है कि वो कहीं ना कहीं जो भी वो काम कर रहे हैं अपनी पर्सनालिटी को, अपने आप को दूसरों के सामने रखने के लिए, अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए उन्हें कोई भी क्राइम करना, किसी को मार देना, किसी की चीजों को चुरा लेना, शॉपलिफ्टिंग करना, ये छोटी छोटी चीजें स्टार्टिंग से होती हैं। फिर आगे जाकर उन्हें लगता है कि अगर हमें अपनी पर्सनालिटी को वैलिडेट करना है, दूसरों को दिखाना है, दूसरों के ऊपर अपना औचित्य साबित करना है, उसके लिए वो खून तक करने के लिए राजी हो जाते हैं। जैसा कि इन लोगों ने स्टेटमेंट में भी कहा कि कहीं ना कहीं वो अपने आप को एज बहुत बड़ा माफिया के तौर पे पूरे देश में अपने आप को एक पहचान दिलाना चाहते थे। तो इसे ही हम कंडक्ट बिहेवियर कहते हैं, जिसमें कहीं ना कहीं लोगों की जो क्रिमिनल थिंकिंग है वो उनकी एक मेंटालिटी सेट हो जाती है कि अगर हम किसी को मारेंगे, किसी को कुछ खून कर देंगे, किसी के लिए मतलब ब्रूटली हम किसी को कुछ भी कर सकते हैं और यही एक सही तरीका है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो लोग हमें जानेंगे नहीं, हमें पहचानेंगे नहीं। तो उनके लिए सोशल एक्सेप्टेंस का एक तरीका यही बन जाता है। दो चीजें देखिए चाहे वो एक तो परिवार से दूरी रही है तीनों आरोपियों को। एक आरोपी तो कई साल से, मतलब उसके फादर मदर की डेथ हो गई थी, कई साल से वो बाहर ही रहे, घर से दूर रहता है। दूसरा ये कि पूछताछ में जो बातें सामने आ रही हैं कि वो अपने तथ्यों को लेकर, अपनी बातों को लेकर अडिग है। उनसे जो भी पूछा जा रहा है उसका जवाब बहुत उस सिमिलर तरीके से ऐसा लग रहा है कि शायद उन्हें बताया ही यही गया है, किसी लाइन पे रहना है, यही लाइन कहनी है। मसलन उनसे सबसे बड़ा ये सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर इसके पीछे हैंडलर कौन है इन तीनों का, जिसका जवाब उनका ये कहना है कि हमने अपने सर पर ही ये हत्या की है। क्या इससे समझा जाए, क्या हो सकता है कि इसके पीछे भी कोई इन्हें समझाइश दे के भेजता है, क्या समझा जाए? देखिए, इस तरह के मेंटालिटी वाले लोगों के लिए जो उनका पीयर ग्रुप है वो भी क्रिमिनल ग्रुप ही होता है। अगर हम उनकी पर्सनालिटी की बात करें तो वो बहुत ही एंटी पर्सनालिटी, एंटी सोशल पर्सनालिटी होती है, जिसमें उनका ये मानना है कि हम अपना कोई भी काम किसी भी तरीके से करें और स्पेशली अग्रेसिवली करें तो वो सही तरीका है। ऐसे लोगों को गुस्सा बहुत आता है और गुस्सा इस हद तक आता है कि उन्हें लगता है कि यही एक तरीका है, क्योंकि उन्हें सिखाया यही जाता है। और अगर हम इसके अर्ली साइन के बारे में बात करें तो इस तरह के लोग स्पेशली 15 साल की उम्र से पहले ही स्कूल बंक करना, शॉप पे जाकर शॉपलिफ्टिंग करना और क्लास में बच्चों को बुली करना, झूठ बोलना, एक्सेसिवली झूठ बोलना, ये इस तरह की उनकी पर्सनालिटी ट्रेट्स है और उन्हें लगता है यही एक पर्सनालिटी है जो सही है। इसी तरह से हम लोगों पे अपना अधिकार जमा सकते हैं। ये इनहेरिटेड ट्रेट्स हैं, एक्वायर्ड ट्रेट्स है? जो ट्रेट्स के बारे में मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, ये बायोलॉजिकल ट्रेट्स भी हैं, ये इनहेरिट ट्रेट्स भी हैं, ये सोशल ट्रेट्स भी हैं, पर्सनालिटी ट्रेट्स भी हैं। अगर हम बात करें बायोलॉजिकल ट्रेट्स की तो हमारे ब्रेन का एक पार्ट है एमिगडाला, जो हमारे फियर्स, अग्रेशन एंड सोशल इंटरेक्शन को अफेक्ट करता है। ऐसे लोगों का एमिगडाला बहुत तरह से इफेक्ट हो जाता है, जिसमें उनकी जो प्रवृत्ति है वो क्रिमिनल माइंड बन जाती है, वो बहुत एक्टिव। ठीक है साक्षी, लौटते हैं आपके पास। अविनाश हमारे संवाददाता वहां कॉलविन हॉस्पिटल में मौजूद हैं और जो घायल पुलिसकर्मी है वो भी वहां पर मौजूद है। वो बता रहा है तमाम चीजों को कि कहां से अतीक और अशरफ पर फायर हुआ, कहां मीडिया के लोग थे, कहां हम लोग मौजूद थे, यानी पुलिस कहां थी, और जो न्यायिक आयोग के अध्यक्ष हैं और उस टीम के सदस्य हैं वो लगातार सवाल जवाब कर रहे हैं। अविनाश बेहतर बता पाएंगे, वहां क्लोज वो मौजूद। अविनाश, क्या हो रहा है वहां एग्जैक्टली?
बिल्कुल आयुष, देखिए एक बार फिर से आपको तस्वीर दिखा दूं, चूंकि न्यायिक आयोग की टीम ठीक मेरे सामने मौजूद है, जो घटनास्थल है, और यहाँ पर उस रात जो पुलिसकर्मी, चूंकि जो साथ में पुलिसकर्मी थे उनमें से एक पुलिसकर्मी को चोट भी आई थी, वो उस पुलिसकर्मी को भी यहाँ पर लाया गया है, और जो जुडिशियल कमीशन की जो टीम है वो उस पुलिसकर्मी से भी उस घटना का ब्यौरा ले रही है, उससे पूरी जानकारी ले रही है, क्योंकि वो जो पुलिसकर्मी है वो उस वक्त जब यहाँ पर गोली मारी गई अतीक और अशरफ को, चूंकि वो पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद था, और आप देख सकते हैं कि उस पुलिसकर्मी के हाथ में पट्टी बंधी हुई है, बैंडेज बंधा हुआ है, इसको भी काफी चोट आई थी पुलिसकर्मी को, इन्हें बाद में हॉस्पिटल में कुछ समय के लिए एडमिट भी कराया गया। देखिए ये तस्वीर, देखिए एक एक स्टेप लेकर ये जो पुलिसकर्मी हैं बता रहे हैं कि किस तरीके से जब वे लोग उस रात यहाँ पर मौजूद थे, और अतीक और सदस्य उनके हाथ में कोई शीट दिख रही है, पेन भी दिख रहा है, उससे पॉइंट करके वो कुछ पूछ रहे हैं, क्या इसमें सवालों की लिस्ट है? बिल्कुल, हाँ अविनाश, बिल्कुल देखिए बेसिकली आयुष, जो भी चीजें यहाँ पर ब्रीफ की जा रही है, एक एक पॉइंट को जो कमीशन की टीम है एक एक पॉइंट को अपने नोटबुक में नोट कर रही है, क्योंकि देखिए ये जो जांच है, चूंकि ये बहुत ही अहम होने वाला है, और चूंकि इसी के आधार पर जब कमीशन अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी सरकार को, शासन को, तो उसमें इन तमाम चीजों का जिक्र होगा। तो ये चूंकि देखिए जिस पॉइंट ऑफ व्यू से ये जांच आगे बढ़ रही है, इसकी एक एक रिपोर्ट को सरकार को सौंपना है, इस कमीशन को, तो जाहिर सी बात है कि सारी चीजों को, सारे जो ब्यौरा है उसको नोट किया जा रहा है। चूंकि जो कमीशन की टीम है, जिसमें 2 जज हैं, एक रिटायर्ड आईपीएस है, वो एक एक चीज की जानकारी ले रहे हैं, और यही वजह है कि उस रात जो पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात थे, जिसमें से एक पुलिसकर्मी जो घायल हुए थे, उनको भी यहाँ पर लाया गया। आप देख सकते हैं कि सामने जो प्रवेश द्वार, जो मेन गेट है हॉस्पिटल का, वहां पर बकायदा नाप ली जा रही है। ये देखिए, बकायदा नाप ली जा रही है कि जहां पर गाड़ी खड़ी हुई, यानी कि जो पुलिस बिल्कुल देखिए कि मेन गेट के बाहर जहां पर पुलिस की वैन जहां आकर रुकी, और जहां से अतीक और अशरफ को अंदर लेकर आया गया, और जहां गोली लगी वहां से लेकर वहां की दूरी क्या थी, तो बकायदा ये जो पूरा ब्यौरा है, जुडिशियल कमीशन की जो पूरी रिपोर्ट होगी, क्योंकि इस रिपोर्ट में इन तमाम चीजों। ठीक है अविनाश, बने रहिए, वेद सर और हमें डीपली बता पाएंगे एनालिसिस अपना। वेद सर, ये क्या हो रहा है? इन स्ट्रीट हम देख रहे हैं गेट से लेकर गाड़ी कहां रुकी थी, जो घायल पुलिसकर्मी है वो भी मौजूद है, कई और पुलिस के जवान सुरक्षा में और हेल्प के लिए भी देखे जा रहे हैं। एग्जैक्टली वहां क्या हो रहा है, अगर आप तस्वीरें देखकर और बता पाएं। को जांच करें, बताएं कि किस तरह से वहां पर सारी चीजें घटित हुई, और तमाम जो जहां नाप तोल वाली बात है, तमाम जो कंट्रडिक्शंस पैदा होते हैं कि किस व्हीकल पर आए, कितने लोग थे, तमाम जो चीजें हैं वो तमाम, ये एक प्रक्रिया है, फुल प्रूफ प्रक्रिया है, क्योंकि ये तमाम एक्सपीरियंस अधिकारी हैं। आपने देखा कि वहां पर 2 जुडिशियल ऑफिसर हैं जो कि रिटायर्ड हैं, उनका अपना एक बहुत लंबा एक इतिहास अनुभव रहा है। उसके अलावा एक रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर हैं। वो तमाम जो मिसिंग लिंक्स हैं, जो सबूत गायब है या बीच में गुम है, उनकी जिम्मेदारी है उन तमाम लिंक्स को जोड़ना और एक फुल प्रूफ रिपोर्ट देना कि इसमें एग्जैक्टली ये हुआ था और ये लोग इसके पीछे हैं, जिससे कि उनके खिलाफ और पुख्ता सबूत पुलिस इन्वेस्टिगेशन में शामिल हो सके, और पब्लिक डोमेन में जो बहुत सारे सवाल जो अभी तक जिनके जवाब आने हैं, वो जवाब उनको, पब्लिक को भी एक सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए कि जो शूट आउट हुआ उसके पीछे क्या सत्यता, क्या। लेकिन जो हमने जानकारी हासिल की है सर, उसमें ये भी बात सामने आई कि पुलिस का रोल क्या था, उसको भी इन्वेस्टिगेट किया जाएगा या उसको भी मेंशन किया जाएगा। तो पुलिस अधिकारियों से अगर ब्रीफ किया जा रहा है तो उनके रोल को कैसे फिर सवालों के घेरे में खड़ा किया जाएगा? हाँ बिल्कुल, चूक कहाँ से हुई, वो तीनों इतने नजदीक तक कैसे पहुंच गए, जबकि आदेश ये है कि वहाँ पर कोई भी जो एक्यूज है, क्योंकि आम अपराधी नहीं था, ये एक बहुत, जिसके लिए साबरमती आश्रम से यहाँ तक के लिए कितनी बहुत बड़ी बड़ी टीम जाती थी, तमाम इंडिया का मीडिया उसके पल पल की जानकारी देता था। तो ये इतना बड़ा जो हत्याकांड हो गया, शूट आउट हो गया, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? किसी न किसी की जिम्मेदारी है, कहीं नेग्लिजेंस है, कहीं चूक है। वो तमाम जो मिसिंग लिंक्स हैं, वो एक जो जुडिशियल प्रोसेस है उसके थ्रू बताया जाएगा, उसकी रिपोर्ट में सारी चीज क्लियर की जाएंगी। उसमें न केवल डिसिप्लिनरी एक्शन भी रिकमेंड करती हैं कई बार इस तरह की जो कमेटीज होती हैं, और उसके अलावा इन्वेस्टिगेशन के बारे में भी एक दिशा एस्टेब्लिश करती हैं। ठीक, साक्षी जी, तीनों अपराधी अलग अलग शहरों के हैं, एक मोटिव को लेकर उनका प्लान कैसे बन सकता है, और खास करके इतनी कम उम्र में किसी की जान लेना, लगातार वो फायर कर रहे थे, ये कैसे पनपती हैं चीजें? और मोटिव वाले पे अगर आप और बता पाएं। जी
देखिए, ये मेंटालिटी एकदम से एक रात में डेवलप नहीं हुई होगी। जहां तक हम साइकोलॉजिकल फैक्टर की बात करते हैं, बचपन से ही इनकी अपब्रिंगिंग, मैं ये नहीं कहूंगी कि माता पिता का ही खाली रोल है इसमें, लेकिन इनका सोशल एनवायरनमेंट, इनकी पर्सनालिटी, इनके जो पीयर ग्रुप है, वो कहीं ना कहीं इस तरह की मेंटालिटी में इंडल्ज रहे होंगे। जब कोई भी इंसान इस तरह का कंडक्ट बिहेवियर करता है तो उसका अगर हम अर्ली साइंस देखें तो उसमें ये देखने के लिए मिलता है कि वो बच्चा सोशली अपने आप, अगर उसकी कोई बात को एक्सेप्टेंस नहीं दिया जाता है तो घर से भाग जाना या स्कूल बंक कर लेना, चोरी कर लेना, ये सब चीजें उनकी। इसमें एक जो आरोपी है सनी, उसके खिलाफ कई सारे केसेस दर्ज हैं। दूसरा जो लवलेश है, उसके खिलाफ एक लड़की से मारपीट का केस दर्ज था। और जो तीसरा आरोपी है अरुण, उसके खिलाफ भी कोई बहुत ज्यादा केसेस इस तरह के हीनस क्राइम वाले नहीं थे। तो अचानक से तीनों का मोटिव एक हो जाना। और चलिए, मैं आपके पास लौटेंगे मैम, आपके पास। अविनाश, क्या टीम वहां से रवाना हो रही है? थोड़ी हलचल हम देख रहे हैं। अविनाश, बिल्कुल आयुष, देखिए आपको तस्वीर दिखा दूं, चूंकि यहाँ पर हलचल थोड़ी सी बढ़ गई है। संभवतः जो टीम है वो जारी हो सकता है कि शायद पुलिस का कोई बड़ा अधिकारी यहाँ पर संभवतः पहुंचे। हालांकि देखिए, उम्मीद है कि चूंकि यहाँ पर काफी देर से जो न्यायिक आयोग की टीम है वो यहाँ पर मौजूद थी और जो तमाम रिपोर्ट्स थी चूंकि इनको दी जा चुकी है, घटना का एक ब्यौरा इनको दिया जा चुका है बकायदा न्यायिक आयोग की टीम ने। ठीक है अविनाश, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। साक्षी जी, आपने बारीक पहलुओं को बताया, बहुत शुक्रिया। वेद सर, आपने अपना एनालिसिस रखा और जानकारी दी, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इन तीनों हत्यारों के पीछे हैंडलर कौन है, कहां से इनको असलाह मिला, किसकी साजिश थी, कब से प्लानिंग कर रहे थे, तमाम सवाल जिनकी जांच पड़ताल जारी है। छोटे से ब्रेक रुकते हैं।